नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जो ऊपर से देखने में काफी उलझी हुई और थोड़ी अराजक सी लगती है। तो आइए इस बात की तह तक चलते हैं। पहली नज़र में बिहार की राजनीति एक पहेली जैसी लगती है, लेकिन सच पूछिए तो पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। सत्ता के समीकरणों में एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। तो ये समझने के लिए कि असल में हो क्या रहा है, सबसे पहले ये देखना होगा कि सतह पर यानी ऊपर ऊपर से राजनीतिक गठबंधनों में क्या उथल-पुथल मची हुई है। देखिए, रोज ही खबरें आती हैं। सीटों के बंटवारे पर झगड़ा, बड़े गठबंधनों में साफ साफ तनाव, कुछ नई पार्टियां आ गई हैं जो पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं, और तो और जो दोस्त हैं वही एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सारी उथल-पुथल की जड़ क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक चीज में, एक डेटा पॉइंट में। एक ऐसा आंकड़ा जिसने बिहार की राजनीति का पूरा गणित ही बदल कर रख दिया है। तो हुआ ये कि बिहार सरकार ने एक बहुत डिटेल्ड जाति सर्वेक्षण करवाया, और उसके जो नतीजे आए उसने एक नई तरह की राजनीतिक चेतना, एक नई अवेयरनेस पैदा कर दी है। और वो आंकड़ा है ये 36%। इस नंबर को याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो स्लाइड है ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि बिहार की आबादी में कौन कौन से जाति समूह हैं। देखिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसीज हैं 27%, शेड्यूल्ड कास्ट्स या एससी हैं 20% और जनरल कैटेगरी है 15%। लेकिन वो नंबर जिसने सब कुछ बदल दिया है वो है ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसीज। पहली बार ये साफ हुआ है कि ईबीसीज बिहार की आबादी का 36% हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा। और बस इसी एक जानकारी ने पूरा खेल पलट दिया है। तो ये एबीसीज हैं कौन? ये 112 अलग अलग समुदाय हैं जो सामाजिक और शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। पहले ये राजनीतिक तौर पर उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन अब उन्हें अपनी संख्या की ताकत का ठीक ठीक अंदाजा हो गया है, और इससे जो सिर्फ प्रतिनिधित्व की बातें होती थीं वो अब ठोस राजनीतिक मांगों में बदल गई हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नई सच्चाई सामने आई है, इसकी वजह से बिहार के दो सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन, एक तरफ सत्ता में एनडीए और दूसरी तरफ विपक्ष में महागठबंधन, अपनी रणनीति बदलने पर कैसे मजबूर हो गए हैं। और ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि ये राजनीतिक दौर कितना भ्रामक है। मतलब जो ऊपर से दिख रहा है वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है, दोनों में से किसी भी तरफ की नहीं। अगर हम सत्ताधारी एनडीए की बात करें तो वहां भी सब ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इतने लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, उन्हें अब धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। अब देखिए, बीजेपी और उनकी पार्टी जेडीयू दोनों की सीटें बराबर हो गई हैं। अमित शाह ने तो ये तक कह दिया है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है। इससे एक डर ये भी है कि अगर नीतीश कुमार कमजोर दिखें तो उनका जो कोर ईबीसी वोटर है वो भी छिटक सकता है। और बीजेपी की इसी चुप्पी से एक महाराष्ट्र मॉडल का डर पैदा हो गया है। ये मॉडल क्या है? पहले अपने सहयोगी के साथ बराबर की सीटों पर लड़ो, चुनाव के बाद उसी की पार्टी तोड़ दो, फिर टूटे हुए गुट के साथ मिलकर सरकार बना लो और अपना मुख्यमंत्री बिठा दो। ये एक ऐसी आशंका है जो पूरे चुनाव पर तलवार की तरह लटक रही है। और इस पूरे प्रेशर के बीच एक और फैक्टर है, प्रशांत किशोर। अब उन्हें खेल बिगाड़ने के लिए सीटें जीतने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो अपनी पुरानी पार्टी जेडीयू से सिर्फ 3 से 5% वोट भी खींच लेते हैं तो दर्जनों सीटों पर नतीजा पलट सकता है। तो असली बात यह है कि ये जो पूरा मंथन चल रहा है ये सिर्फ सीटों या गठबंधनों का खेल नहीं है। ये असल में दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर है। एक तरफ है बीजेपी का विजन, जिसे कहते हैं समरसता। इसका मतलब है सभी हिंदू जातियों को हिंदुत्व के एक बड़े छाते के नीचे लाना, उन्हें सांकेतिक पद और कल्याणकारी योजनाएं देना, लेकिन सत्ता में असल हिस्सेदारी देने से बचना। और दूसरी तरफ है सामाजिक न्याय का विजन। ये बहुजन दृष्टिकोण है। इसका मानना है कि भारत की पिछड़ी जातियां, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, उन्हें आबादी के अनुपात में राजनीतिक ताकत भी मिलनी चाहिए, और जो ऐतिहासिक तौर पर उनके साथ अन्याय हुआ है उसे ठीक करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तो ये स्लाइड इन दोनों विचारधाराओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ है समरसता, जिसका लक्ष्य है एकता, लेकिन हिंदुत्व के फ्रेमवर्क के अंदर, और तरीका है सांकेतिक प्रतिनिधित्व,
दूसरी तरफ है सामाजिक न्याय, जिसका लक्ष्य है आनुपातिक शक्ति यानी प्रोपोर्शनल पावर, और तरीका है सत्ता का पुनर्वितरण। एक विचारधारा जाति को गैर राजनीतिक बनाना चाहती है, वहीं दूसरी विचारधारा मानती है कि सशक्तिकरण के लिए जाति को राजनीतिक बनाना जरूरी है। आखिर में सवाल ये है कि बिहार के एक राज्य की ये उथल-पुथल पूरे देश के लिए इतनी अहम क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बिहार एक तरह से पूरे देश के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या बीजेपी का जो मजबूत चुनावी तंत्र है, वो जाति पर आधारित इस नई राजनीतिक लहर को रोक पाएगा? या फिर क्या बिहार एक ऐसा नया पॉलिटिकल मॉडल तैयार करेगा जिसे दूसरे राज्य भी अपनाएंगे? देखिए, 2027 में एक राष्ट्रीय जाति जनगणना होने की उम्मीद है, तो बिहार का नतीजा उसका एक ट्रेलर जैसा होगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आबादी के आंकड़े असल राजनीतिक ताकत में बदल सकते हैं? एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि 7 दशकों तक भारत की पिछड़ी जातियों के पास पूरी जानकारी ही नहीं थी। बिहार की जनगणना ने उन्हें वो जानकारी, वो स्पष्टता दी है। लेकिन अब काम का मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। जनगणना ने ये तो बता दिया कि एक आबादी बहुमत में है, पर क्या वो आबादी एक राजनीतिक बहुमत भी बन सकती है? ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले कई सालों तक भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Explained simply.